In our today's revision sessions, we are going to take up two chapters once again. That is Indigo and Poets and Pancakes. ठीक है? Uh, Basically, many of the students they face difficulty in these two chapters. In fact, but देखा जाए तो the chapters are very very easy. बहुत ही simple theme पर है दोनों chapters. So the very first chapter which I'm going to take is the chapter Indigo written by Louis Fisher, and basically it talks about Gandhiji's effective leadership and second thing self-reliance. तो लीडरशिप के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में अलग अलग तरीके से. इट कैन बी एन आर्टिकल राइटिंग, इट कैन बी अ पैराग्राफ, इट कैन बी जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द वे गांधी जी टुक द स्टेप्स. तो दिस इज अ चैप्टर विच इज बेसिकली जो हमारा चंपारण एपिसोड हम लोग पढ़ते हैं इन द सोशल साइंस इन क्लास 10, या फिर जो भी बच्चे आगे पढ़ते हैं. दिस इज ऑल अबाउट दैट एपिसोड की वो स्टार्ट कैसे हुआ था. वी नो दैट देयर वर 3 सत्याग्रह, one at Champaran, second at Kheda, and third is Ahmedabad. But Champaran episode exactly था क्या? So this is about the miseries of people who were in Champaran, जो उस वक्त they had a landlocked system and there was a system of shared cropping, sharecroppers. और ये जो शेयर्ड क्रॉपिंग होता था, द वर्ड इटसेल्फ सेज शेयर्ड. तो जो जमीन होती थी, द लैंड वाज ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स फ्रॉम इंडिया वर सपोज टू वर्क ऑन देम. और उसमें वर्क करने के लिए दे हैड टू साइन एन एग्रीमेंट, पे सम अमाउंट, और उससे विड्रॉ करने के लिए भी सिमिलर प्रोसीजर वाज फॉलोड. And as a rent, they had to also give up the harvest which they sowed. और ये बेसिकली था आपका फॉर इंडिगो, द इंडिगो क्रॉप्स यानी कि नीम. लेटर ऑन द ब्रिटिश वर टोल्ड दैट इंडिगो कुड बी डेवलप्ड very well in the laboratories also. So that could now there is no need of growing it. तो उस वक्त में there was a man called राजकुमार शुक्ला, as it has been highlighted. He was, मतलब उसकी tenacity, persistent resolveness, determination. He was told that if he is able to go to meet Gandhi ji, he may be getting some solution. तो शुक्ला जी जो है, राजकुमार शुक्ला, इसमें क्वेश्चन आता है. he was a pester. He pestered Gandhi ji. He was a resolute मतलब जो अपनी धुन का पक्का था. और गांधी जी को उन्होंने विजिट किया लखनऊ एंड देन कानपुर. बट गांधी जी वॉज नॉट रेडी टू मीट हिम. उनको लगा दैट ही इज अनदर पीजेंट एंड कमिंग विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जो इट वॉज कॉमन. लेकिन जब जो राजकुमार शुक्ला था, ही स्टार्टेड पेशेंटली फॉलोइंग हिम. गांधी जी को समझ आया देयर इज समथिंग, एंड वो उनके उस डिटर्मिनेशन से बहुत खुश हुए. ही डिड नॉट लूज होप, एंड अल्टीमेटली ही met Gandhi ji and told about the sharecropping events in Champaran. Gandhi ji told that he would go to Champaran, while after some months he is going to Calcutta, तब वो आएंगे. अब when he was supposed to come to कलकत्ता से उनको वहां आना था, तो रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता था. वहां से he had to मतलब कि टेकअप. तो ही वेंट, ही गॉट गांधी जी, लेकिन वो लेकर गए उनको राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद जी उस वक्त में तो ही वॉज अ लॉयर, ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग फार्मर, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी घर पर नहीं थे. और उनके जो नौकर थे, जो उनके यहाँ पर थे, दे डिड नॉट अलाउ गांधी जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल.
यहाँ एक उनको छोटी सी बात पता लगी, दैट इन इंडिया एट दैट टाइम प्लेसेस लाइक चंपारण क्यों डरा हुआ था, क्योंकि अनटचेबिलिटी इतना ओपन था. देन ही वेंट टू गेट द इंफॉर्मेशन. तो ही स्टेड विथ, सबसे पहले तो ही वॉज वेलकम बाय हिज फ्रेंड्स, प्रोफेसर कृपलानी, एंड देन ही स्टेड विथ हिज फ्रेंड फॉर 2 days. और वहां से उन्होंने जो है सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश की. द फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड वाज ही मेट द लोकल लॉयर्स जो उन पीजेंट्स की लड़ाई लड़ रहे थे. लेकिन जब लॉयर्स ने बताया कि दे आर फाइटिंग दिस केस इन द कोर्ट एंड दे वर आल्सो चार्जिंग अ वेरी हेफ्टी फीस, तो गांधी जी को बुरा लगा. उनको लगा कि अगर इतना पैसा वो दे रहे हैं एंड दे आर फाइटिंग इन द कोर्ट वेयर यू नीड टू प्रोड्यूस द एविडेंस, तो द peasants would be fear stricken, and that is why he wanted that the court should not be, मतलब कोर्ट को लेकर नहीं आना चाहिए, and there should be a settlement out of the court. And this was how he chided the lawyers. पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि why did he chide the lawyers. अब जब गांधी जी को सारा एपिसोड एक तरफा पता लग गया, ही wanted to know the other side of the story also. The reason is कि other side of story जब तक आपका नहीं आएगा, he could not come to the conclusion. Being an advocate, he wanted both of the things to be taken. और इसीलिए वो जो है he wanted to take the help of the British officials over there. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, एज एन अबाइडिंग लॉयर उन्होंने जो है एक मैसेज भेज दिया टू द क्वीन, एंड ही टोल्ड अबाउट हिज स्टे एट चंपारण, एंड देन ही ऑल्सो वेंट टू द ब्रिटिश ऑफिस टू फाइंड आउट वहां का जो लोकल, मतलब की जो हेडक्वार्टर था, टू गेट द डिटेल्स. बट he was not given any detail, and in fact he was told that he is an outsider. वो जो है एक आउटसाइडर है. बट गांधी जी रिप्लाइड डिटर्मिनेंटली दैट ही वॉज नॉट एन आउटसाइडर. ये भी पेपर में आया हुआ है कि व्हाट डज दिस फ्रेज मीन. मीन्स ही वॉज एन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स वर आउटसाइडर्स. उसके बाद, इस एपिसोड के बाद, ही थॉट that he should stay back there and handle the case. Therefore, he took a proper home over there. वहीं उन्होंने एक अपना छोटा सा ऑफिस बना लिया and tried to find out all the relevant details कि हुआ क्या था. In the meanwhile, जब ब्रिटिश को पता लगा that गांधी जी is taking this case in his hand, तो उन्होंने जो है immediately नोटिस दिया. The first was a notice to leave Champaran. He took the notice, he signed it, but he also wrote he would not be leaving Champaran. The second was an court summon. और court summon को वो refuse नहीं कर सकते थे because it was a legal document. Therefore, he had to appear in the court. और जब उनको कोर्ट अपियर करने के लिए बोला गया, तो द पीपल फ्रॉम चंपारण, द नियर बाय मोतीहारी, राजेंद्र प्रसाद, ऑल हिज इन्फ्लुएंशियल, सब लोग वहां पर आए. दैट इज बिकॉज दे वर ऑल awestruck that a man who was an outsider was ready to go to jail for these people. Anyway, जब कोर्ट पहुंचे तो वहां पर इतना क्राउड था. द ब्रिटिश जो था, दे वर कंफ्यूज्ड, दे वर बैफल्ड, एंड गांधी जी ने बोला दैट इफ यू आर हितेटो, अगर आप लोग अपनी मनमानी करते रहोगे, तो द इंडियंस आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट. द ब्रिटिश डिड नॉट अंडरस्टैंड, बट विदाउट गांधी जी's help they could not regulate the crowd. The crowd was regulated, he was presented in the court. Now, in the court, जो लॉ ब्रेकर्स थे, सॉरी, जो मैजिस्ट्रेट था, उन्होंने पूछा कि वाई यू आर बिकमिंग अ लॉ ब्रेकर. तो ही सेड दैट he was not here to break the law, but on humanitarian
and national service ground he was helping these peasants. उन्होंने कहा कि it is not the disrespect for the law, but it was a respect for the upper law, the conscience. और ये बात सुनने के बाद फर्स्ट द मजिस्ट्रेट आस्क फॉर 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का उनको बेल देना था. ही आस्क टू बेल के लिए उन्होंने पेमेंट मांगी. गांधी जी रिफ्यूज्ड. येट द कोर्ट, द मजिस्ट्रेट गेव हिम द बेल फॉर 2 hours. उसके बाद द केस वॉज एडजॉर्न्ड. जो वहां पर लैंडलॉर्ड्स थे, दे वर ऑल वेहेमेंट. वेहेमेंट का मतलब होता है वेरी एडमेंट. दे वांटेड जल्दी से ये हो जाए. नाउ देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट गांधी जी कुड बी अरेस्टेड. गांधी जी को अरेस्ट करने के चांसेस थे. और उस वक्त में वो जो लॉयर्स, वो जो इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स थे, दे वर फीलिंग अशेम्ड. उनको लगा दैट गांधी जी बीइंग एन आउटसाइडर वाज रेडी टू गो टू जेल एंड दे वर द लोकल पीपल एंड दे कुड नॉट टेक दिस रिस्क. Therefore, they decided that they would also go to jail if Gandhi ji is jailed. गांधी जी ने बोला, the battle of चंपारण is half won. ये पेपर में आपका आता है. मीन्स he said if all the people are there, अगर सारे लोग साथ में हैं और ब्रिटिश उनका कुछ नहीं कर सकती, इट इज ऑलरेडी दैट वी हैव ट्रायम्फ्ड. क्योंकि लोगों में फियर जो था वो चला गया था. अब they made a strategy that how they are going to go to jail if they are arrested. उन्होंने पेयर्स बनाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. उस वक्त में जो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मिस्टर गेट, हिज नेम वाज GAIT, तो उन्होंने जो है गांधी जी को बुलाया. देयर वर अ कमीशन वाज सेट अप. उनके साथ उनके 4 डिफरेंट एंगल से मीटिंग हुआ. गांधी जी gave all the details and ultimately he appointed a commission. Now ये जो कमीशन था दैट वाज अ वेरी यूनिक कमीशन, क्योंकि ब्रिटिश के साइड से ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस सभी थे. एंड ऑन द other side, Gandhiji was the sole representative for the lakhs of farmers, क्योंकि most of them were illiterates, so they could not help. लेकिन गांधी जी उनके रिप्रेजेंटेटिव रहे. Each and every evidence was collected, studied, उसको scrutinized किया, and it was found that the British were in at fault. The landlords were vehemently arguing to give up this, इस केस को बंद करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Ultimately, the settlement was proposed. Gandhi ji demanded 50%, and the landlords जो थे, they only negotiated for 25%. बड़ा ही important question है. This is a very important one. Gandhi ji anonymously agreed to this 25%. Now the question came कि भाई जितना दिया था उसमें से सिर्फ 25% वापस. Why? The reason was Gandhi ji said first, it's not the money. 2 reasons थे class 12th. It is not the money. It was their prestige, जो कि the British had to surrender. And second thing, the Indians had learned to be fearless. The Indians had learned that they also have some rights. और इसीलिए इस 2 रीजंस की वजह से गांधी जी ने कहा पैसा मायना नहीं रखता, क्योंकि पैसा चाहे थोड़ा सा देना पड़ा लेकिन बेइज्जती तो हो गई. एंड द इंडियंस ऑल्सो हैव लर्न दे हैव सर्टेन राइट्स. इसके कुछ सालों बाद दिस शेयर क्रॉपिंग वाला जो सिस्टम था दैट वाज स्क्रैप्ड ऑफ.
तो दिस इज हाउ गांधी जी टुक अ बोल्ड स्टेप on how he could make the peasants fearless. तो यहां तक का जो एपिसोड है ये आपको क्या बताता है, मतलब आपके क्वेश्चन, आई मीन टू से अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स, दिस इज टेलिंग अबाउट हिज इफेक्टिव लीडरशिप. इट टेल्स अबाउट फियर फैक्टर, जैसा हमारे डीप वाटर में था. इन डीप वाटर ऑल्सो डगलास हैड द फियर फैक्टर. एंड वेन यू आर fear stucken, you are not able to raise your voice. Like Mukesh in Lost Spring. मुकेश और मुकेश की जैसी फैमिलीज जो है, दे वर सराउंडेड बाय द सर्कल ऑफ साहूकार पुलिस, जो उनको आवाज उठाने से मना करते हैं. एंड दिस इज वेयर गांधी जी वांटेड कि व्हेन यू आर फेसिंग इनजस्टिस यू शुड रेज योर वॉइस. वही उनका जो है मेन एक मुद्दा था और वही उनकी विक्ट्री हुई. बट Gandhiji was not a man who would just be very happy with the political outcome of any problem. ये तो पॉलिटिकली था जो उन्होंने समझा था. बट वाई द पीपल वर सो फियर स्टकन, इसके पीछे का रीजन क्या है? ही वॉन्टेड टू नो एंड ही केम टू नो दैट वहां का इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल जो प्रॉब्लम्स थी, दैट वर टू बिग. The people were living in extreme poverty. It was very difficult for them to meet their two ends. उनके लिए वही भी बहुत मुश्किल था. There was no school, no college, no health. They were living in the squalor. जैसे हमारे उसमें था लॉ स्प्रिंग में. Therefore उन्होंने सोचा कि अब इसमें भी उनको जो है he needs to bring them up, उनका अपलिफ्टमेंट करना है. ये वाला क्वेश्चन अलग से, सोशो वाला जो है ये अलग से आया हुआ है एग्जाम में. जो अभी तक का हमने एपिसोड पढ़ा था दैट वाज वन पोर्शन एंड दिस इज द सेकंड पोर्शन. सो ही केम टू नो दैट द पीपल वर नॉट हैविंग गुड इनकम फैसिलिटीज एनीथिंग. देयरफॉर ही हैड, उन्होंने जो है लाइजनिंग की विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. वहां बोलकर उन्होंने स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स ओपन करवाए. He even called up his own pupils, जो उनके अपने चेले थे, शिष्य थे, उनको बुलाया. उनके वाइफ को बुलाया, अपने सबसे छोटे बेटे को बुलाया. एंड delegated, remember the word, delegated some of the work to all of them. Mrs. Gandhi was responsible for the cleanliness and hygiene, और बाकी लोग बाकी चीज देख रहे थे. Now the doctors over there had only 3 medicines. एक था सल्फर ऑइंटमेंट, जो वहां पे लोगों के स्किन रैशेस होते थे उसके लिए. द सेकेंड वन वॉज अ क्लोरोक्वीन, जो टैबलेट होता है फीवर के लिए. एंड द थर्ड वन वॉज कैस्टर ऑयल, क्योंकि वहां हाइजीन नहीं था तो पेट खराब हो जाता, तो पेट साफ करने. So anyone who had some illness would be given a combination of these medicines. There was no other medicine or facility. So Gandhi ji took the, उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया and he tried to solve the day to day problems of these people. मिसेस गांधी जब वहां पर गई, उनको जो है वहां की और लेडीज थी, उन्होंने बताया that they don't even have a second cloth to wear. They don't have any almirah or any box, and that is the cloth which they are wearing is the only one. But Mrs. Gandhi emphasized on the cleanliness of self, of the area. वो खुद वहां पर झाड़ू वगैरह लगाती और लोगों को बताती how it is relevant. Thus the social and cultural जो backwardness था उसको भी improve करने की कोशिश की. और उन्होंने अपने political जो प्रॉब्लम है उसका उन्होंने सोल्यूशन एक सोशल लेवल पर निकाला. दिस वॉज व्हाट वी कॉल एज गांधी जी स्टाइल ऑफ लीडरशिप. एंड दैट इज व्हाई
Champaran episode became a turning point in his life, क्योंकि गांधी जी को समझ आया that he could not be ordered in his own country. अब उनको ये बात ब्रिटिश को सिखानी है. Secondly, the peasants had learned the courage and also that they could fight for their rights. इससे उनको ये भी पता लगा कि जब तक आप लोगों के अंदर उस डर को हटाओगे नहीं, you will not be able to triumph any movement. And thus it is said that the Champaran episode जो था, that was the first victory of civil disobedience in our country. Civil disobedience triumphed in the modern history of India for the first time. यहां तक आपका जो है पहला हमने पढ़ा था द पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल सोल्यूशन, देन सोशियो इकोनॉमिक, तीसरा व्हाई इट वाज कॉल्ड एज अ टर्निंग पॉइंट. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी. गांधी जी के अकॉर्डिंग सेल्फ रिलायंस किसको कहा जाता है? तो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ गांधी जी हु वाज आल्सो अ डिसिपल, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयू. और वो वहां आया था, मतलब कि he had come to bid him farewell because he was going, वो बाहर जा रहा था. और कई उनके जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा था कि आप इसकी मदद ले लो ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है ब्रिटिश वाला, ये ब्रिटिश के थ्रू हम सॉल्व करें. गांधी जी vehemently refused. He said that he wanted Indians to be self-reliant. He does not want Indians to use any prop. वो किसी प्रॉप को यूज करके किसी के सहारे जो है वो इस केस को नहीं जीतना चाहते, वो अपने दम पर जीते. Thus the Indian peasants learned the self-reliance and courage. One more question comes from this chapter and that is आपका कि how can you say that the local or the common man were also a part of Indian independence. तो वी हैव ऑलवेज रेड अबाउट सो मेनी पीपल. हम लोग बड़े बड़े जो नेशनल लीडर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन हमने कभी कॉमन मैन के बारे में नहीं पढ़ा है. एंड ये जो पीजेंट्स वाला एपिसोड है, दिस टेल्स एग्जैक्टली कि कॉमन मैन कैसे आगे आए थे जब उनको एक प्रॉपर लीडर सामने आए. तो जो कॉमन मैन थे, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, दे ऑल्सो रेज देयर वॉइस, दे ऑल्सो गिव द सपोर्ट इन द नेशनल मूवमेंट. So that is a episode of Indigo. You have different questions. You can expect a long question from this chapter. छोटे छोटे questions में तो I have already been telling you वो जो 25% वाला था वो. Then why it was called as an extraordinary affair to welcome Gandhi ji. Why peasants at Rajendra Prasad House asked him not to touch the water. Then why Rajkumar Shukla was called as a resolute. What was the conflict of duties he spoke in the court. The battle of Champaran is one. Why he spoke these words. ये हमारे छोटे questions हैं. And long में आपका effective leadership, सोशियो कल्चरल वाला, और इसको आपको जो है जरूरी नहीं है कि आपका इसी एपिसोड से हो. इट कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ योर चैप्टर. और आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ दैट कैन हेल्प इन मॉडर्न टाइम्स. तो डेफिनेटली बेटा टू बी ऑन द, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो वी नीड लीडर्स हु आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉमन प्रॉब्लम्स. हम इससे हम पढ़ते बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, but how many of us are actually going to the court? How many of us are actually having the courage to raise our voice? चंपारण के फार्मर्स और हम में कितना फर्क है. इवन वी कैन नॉट रेज आवर वॉइस. कुछ नहीं है, मैं आपको एक छोटी छोटी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल बता रही हूँ. समटाइम्स इट हैपन्स दैट स्कूल के अंदर कुछ ऐसी चीज पूछी जाती है एंड व्हेन आई आस्क द पेरेंट्स, उनका एक ही आंसर होता है, मैम
स्कूल से पंगा नहीं लेना, बच्चे के मार्क्स काट लेंगे. Even the teacher might be wrong. If even if the school is wrong, do we raise our voice? No, we don't raise. मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक ही इंसान देखा था, a person who had raised his voice using RTI. That was long back. मैंने उन्हीं को देखा था जिन्होंने यूज किया था. अदरवाइज लोग कहते हैं हम तो नहीं करेंगे भैया, स्कूल वाले हमारे बच्चे के मार्क्स. डू वी हैव दैट करेज? नो. सो वी नीड लीडर्स who are giving us the direction कि अपने हक के लिए we are fighting. Nobody should dictate us. We need such people to remove poverty of what we call as Sahib Alam, to remove the injustice which is faced by Mukesh. जब ऐसे लोगों के बारे में हम सोचते हैं तो we need such leaders. Right? So that is the chapter Indigo. Now I am moving towards the next chapter, Poets and Pancakes, as the mind map is there on your screen itself. So, Poets and Pancakes. These are two different words, but both of them are related to a single film studio called Gemini Studio. Right now, Gemini Studio is one of the very prominent studios, and even at that time also it was very prominent. Beach mein there was a time when there were certain problems. Gemini Studio is the one which makes Tamil movies, and at that time when this chapter has been written, it used to make the movies for the common people. मतलब जो डे टू डे आपके प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको लेकर जो है मूवीज बनती फॉर द तमिल ऑडियंस. यहां पर वी हैव टू एरियाज. एक है पोएट्स, यानी कि देयर वर नंबर ऑफ पीपल हु यूज टू कम टू जेमिनी स्टूडियो टू अपने जो लक है उसको आजमाने के लिए. And many of them were poets. Someone wanted to become a movie actor. So there were plenty of people who were there. तो पूरा स्टूडियो आपके भरा रहता था, हर दूसरा आदमी जो है हर चीज को जानता था. एंड पैनकेक्स जो है that was called as the brand of a makeup material जो वहां पर which came in loads of ट्रक, मतलब बहुत सारे क्वांटिटी में. एंड द रीजन इज दैट फ्रॉम द टॉप मोस्ट हीरो टू लास्ट एवरीबडी नीडेड सम चेंज. एंड द राइटर हैज यूज्ड द ह्यूमर कि वो जो है अच्छे खासे लोगों को जो है मॉन्स्टर्स बना देता. सो पैनकेक वाज अ ब्रांड मटेरियल. अब आपके पेपर में पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो है कि मेकअप स्टूडियो को डिस्क्राइब करो. तो जो मेकअप स्टूडियो था दैट वाज सिचुएटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, जो कहा जाता है कि वंस इट वाज रॉबर्ट क्लाइव्स होम, ऐसा कहा जाता है. एंड दैट पर्टिकुलर एरिया वाज इट्स स्टेबल, उसके घोड़े वहां रहते थे. द स्टूडियो हैड नंबर ऑफ ग्लास मिरर्स, लाइट्स, हल्के फुल्के से लाइट्स होते थे. एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड as an example of national integration. Why? Because people from all spheres, from all the states headed that department one or other time. कभी महाराष्ट्रियन थे, कभी गोवन थे, कभी तमिलियन क्रिश्चियंस थे, कभी बंगाली थे. तो नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. और उस वक्त में ऐसे दूसरे शहरों से आकर वहां रहना was itself a very big, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी. और इसीलिए इट वॉज कॉल्ड एज अ परफेक्ट
example of national integration even before All India Radio and Doordarshan came. Right? अब आता है what was the hierarchy maintained. मैंने लिखा ना followed hierarchy. तो हिरार्की ये था कि जो टॉप मोस्ट हम लोग वो पढ़ते हैं ना इन आवर बिजनेस स्टडीज के अंदर हम पढ़ते हैं स्केलर चेन हिरार्की, तो वो यहाँ पर जो है मेंटेन होता था। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऐसे करके हर एक इंसान जो है द टॉप मोस्ट हीरोइन, मेन हीरो, देन उससे नीचे वाला उसका असिस्टेंट, उससे नीचे वाला उसका असिस्टेंट, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ पीपल। और ये मुझे अभी रिसेंटली पता लगा कि एक मूवी के अंदर हाउ मेनी आर्टिस्ट वर्क टुगेदर, इवन इन द मतलब मेकअप डिपार्टमेंट, इन द पोएम डिपार्टमेंट। हम लोग तो जो टीवी में चार जनों का नाम देखते हैं, डायरेक्टर करण जौहर, प्रोड्यूसर करण जौहर, हम सिर्फ उनका नाम जानते हैं, बट देर आर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फॉर वन। मतलब एक पर्टिकुलर सीन के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, दूसरे के लिए दूसरा होता है, ऐसे। तो देर वॉज मतलब देर वॉज hierarchy which was maintained, and thus जो सबसे नीचे आता था, जो सबसे नीचे आता था वो था वहां का ऑफिस बॉय, जो कि ट्रेन्ड मेकअप आर्टिस्ट नहीं था। जो सबसे नीचे आता था वो होता था ऑफिस बॉय, जो कि ट्रेन्ड आर्ट मतलब कि मेकअप आर्टिस्ट नहीं होता था। ही वॉज ओनली एन ऑफिस बॉय, मतलब वो कोई बॉय नहीं था, वो कोई बॉय नहीं था। ही वॉज अ वेल मिडिल एज 40 years मतलब कि मैन था वो। उसको ऑफिस बॉय इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो ऑफिस के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब लेना उसका काम होता था। बट ही हैड कम टू जेमिनी स्टूडियो टू बिकम अ डायरेक्टर, एक्टर और पोएट। वो जेमिनी स्टूडियो आया था अपना लक आजमाने के लिए, बट वेन ही डिड नॉट गेट any job and he was forced to work there as an office boy, तो वो वहां पर ऑफिस जॉब बॉय का काम करता था। नाउ ही वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि वो जो ऑफिस बॉय का काम कर रहा है दैट वॉज नॉट हिज ओन फेट, वो उसकी अपनी फेट नहीं थी, वो था बिकॉज ऑफ अनदर मैन जिसका नाम था कोत्तमंगलम सुब्बू। मैंने लेफ्ट में पिक्चर बनाई है, सुब्बू जी बहुत अच्छे मतलब डायरेक्टर थे इन तमिल उसमें। तो he was frustrated, he blamed that all his fate was because of Subbu, who was favored by the owner Vasan, SS Vasan, जो कि सेम कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, इसीलिए उसको फेवरिज्म मिला था। अदरवाइज ही वॉज मोर केपेबल, ऐसा ऑफिस बॉय का मानना था, ऐसा ऑफिस बॉय का मानना था। तो उसको जब भी कोई छोटा मोटा काम मिलता था ही वुड डू इट, राइट। ये जो ऑफिस बॉय था ही ऑल्सो यूज टू मेक फन ऑफ द राइटर। जो हमारे राइटर हैं अशोक मित्रन, उनका भी वो मजाक उड़ाता था। क्यों उड़ाता था? क्योंकि जो राइटर थे उनका काम था टू कलेक्ट एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट मूवीज, और उसकी जो कटिंग होती थी इट हैड टू बी पेस्टेड। उनको जो है एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता था। इन अनदर वर्ड यू कैन से ही वॉज अ रिकॉर्ड क्लर्क। और उनके पास क्यूबिकल होते थे, क्यूबिकल्स होते हैं फ्रेंच विंडोज, जहां वो बैठ के काम करते थे। तो एवरी टाइम व्हेन द ऑफिस बॉय वुड सी हिम, वो आकर इनको जो है चार बातें सुनाता था। और ये जो है भगवान से प्रार्थना करते थे कि भैया हमेशा क्राउड शूटिंग होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज ऑफिस बॉय वुड बी बिजी इन गिविंग द मेकअप। दस देर वॉज मतलब जो ऑफिस बॉय था ही वॉज बिट
एन ऑफेंडेड पर्सन. नाउ लेट अस कम टू सुब्बू. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई सुब्बू वाज कॉल्ड एज ना, मतलब कि नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज, या सुब्बू वॉज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज. दोनों आते हैं, वाई करके भी आएगा, सिंपल में भी आता है. तो देखा जाए इन द रियलिटी, तो सुब्बू वॉज अ वेरी गुड फिल्म मेकर, अ डायरेक्टर. ही हैड इवन written certain stories. He also had acted in the character roles. He was very close to SS वासन. जो मिस्टर एस एस वासन थे उनसे वो बहुत ही क्लोज था. सबसे बड़ी बात थी जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, दैट सुब्बू वॉज वेरी क्रिएटिव. Subbu was very creative. Why? Because he, first of all, तो he was tailor made for the films. Tailor made क्या मतलब? उनके पास फिल्म के से रिलेटेड हर चीज का ही हैड द सॉल्यूशन. उनके पास हर चीज का एक सॉल्यूशन होता था. मोर ओवर ही वॉज वेरी क्रिएटिव. हर एक सीन के लिए he could give a number of ideas. उनके पास आइडियाज भी बहुत सारी होती थी. इसके लिए अगेन देयर हैज बीन अ ह्यूमर एक्ट, कि अगर इवन उनको बोला जाए कि भैया चूहे ने शेर को मार दिया और शेर के बच्चों को चूहा पाल रहा है, उसके पास भी उनके पास होता था. दैट इज ओनली अ ह्यूमर. अगर पेपर में बाय चांस अगर किसी वजह से वो क्वेश्चन आ जाता है, तो डोंट पैनिक. दैट इज अ ह्यूमर ही हैज यूज्ड. पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में ही आया हुआ है, दैट अशोकमित्रन यूजेस ह्यूमर टू राइट. तो उनका लैंग्वेज, उनका राइटिंग स्टाइल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो हिज राइटिंग स्टाइल वाज अ सिंपल वन which could be read by everyone, which could be understood by everyone, and he would be using humor in his writings to simplify the words. ह्यूमर यूज करके वो बताने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर ऐसा भी सिचुएशन हो ना, वहां पर भी he would be very creative. Moreover, he was very benevolent. सिर्फ वो क्रिएटिव नहीं थे, he had produced many movies like तिल्लाना मोहन अंबल, and moreover he was also very benevolent. कोई भी उनके यहाँ पर आता था तो he would always feed. There would always be guest in his मतलब कि वहां पे जो है हमेशा गेस्ट रहते थे. तो दैट इज हाउ कोत्तमंगल सुब्रमण्यम हैज बीन डिस्क्राइब्ड. राइट. अब हम जाते हैं टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लीगल एडवाइजर. दैट इज द लीगल एडवाइजर, दैट इज लीगल डिपार्टमेंट. इन द लीगल डिपार्टमेंट इट वॉज हेडेड बाय अ लॉयर, जो कि उनके लीगल केसेस को देखते थे. एंड द लॉयर ऑल्सो वॉन्टेड दैट ही शुड प्रोड्यूस अ मूवी. और उनकी जो मूवी उन्होंने प्रोड्यूस की थी, दैट वाज अ फ्लॉप, ड्यू टू विच दैट लीगल डिपार्टमेंट, द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड टू बी क्लोज डाउन. और उसकी वजह से वहां पर जो लोग काम करते थे, दे वर सपोज टू, दे हैड टू लीव देयर जॉब. तो एक आपके जो है एक क्वेश्चन आता है, दैट इट वाज आयरॉनिकल दैट ड्यू टू अ लॉयर द स्टोरी राइटर्स हैड टू गो होम. तो इसके अंदर ये था कि जब स्टोरी जो आपका डिपार्टमेंट था वो इसलिए बंद हुआ था क्योंकि लॉयर ने जो मूवी बनाई थी वो फ्लॉप हो गई थी. राइट. नाउ जो लॉयर था, ही वॉज अ लोनली पर्सन एंड ही हैड एन इलॉजिकल, मतलब वो कोल्ड लॉजिक था, सबका मजाक उड़ाना. ही वॉज सेपरेट फ्रॉम एवरीवन. जहां पर एवरीवन यूज टू वियर द गांधी क्लैड, उस वक्त में जो खादी चलता था, वो जो है पैंट शर्ट पहनता था. मतलब ही वॉज
bit different from the regular people of Gemini Studio. And he used to make the fun of people. Once he made fun of a lawyer, I'm sorry, of a promising actress, and that actress left the acting career forever. और इसीलिए कहा जाता है कि मतलब कि एक लीगल एक लॉयर ने जो है एक इंसान का मतलब कि जो करियर था वो पूरा खराब कर दिया. नेक्स्ट इज, पहले हमने पढ़ा कि वाई द ऑफिस बॉय जो था वो फ्रस्ट्रेट होता था, और उसके फ्रस्ट्रेशन के पीछे सुब्रमण्यम, कोत्तमंगल सुब्रमण्यम, उनके बारे में. देन लॉयर. देन हमने पढ़ा पोएट्स, पोएट्स एंड पैनकेक्स. तो जो पोएट्स थे, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हु नॉर्मली केम ओवर देयर टू you know about their future, to have their hands in the acting field, उनमें से कई लोग होते थे जो नहीं बन पाते थे पोएट्स, नहीं उनको चांस मिलता था या लेटर मिलता था. So there were number of people who would be discussing about all these things in the coffee canteen. वहां तो कॉफी कैंटीन होता था पहले. तो जो वर्कर्स होते थे, पोएट्स होते थे, वो लोग बैठकर कॉफी कैंटीन में अपने पोएट्री के बारे में बात करते. दैट इज व्हाई द नेम इज पोएट्स एंड पैनकेक, बिकॉज दे वर ऑल्सो इन ह्यूज नंबर. तो वहां जो तमिल मतलब की ऑडियंस थे उनके लिए मूवी बनता था. और वहां दो ऐसे इवेंट्स हुए which puzzled the people, the workers, the employees of Gemini Studio. Pehla, there was a show of MRA, that is वहां पे मतलब कि that was two dramas, जोनाथन वैली. लेकिन इनको लगा कि जब वो दोनों शोज इनके स्टूडियो में उसको ब्रॉडकास्ट किया तो उनको लगा कि मे बी उनको जगह चाहिए थी. एंड दे ऑल्सो लर्न टू टेक्निक्स. वो टेक्निक ये था कि प्लेन आपके क्लोथ के पीछे भी हाउ दे कुड मेक द बैकग्राउंड, क्योंकि उन दिनों में आपके ये वीएफएक्स वगैरह तो नहीं होते थे, तो बैकग्राउंड हमारा क्रिएट होता था. तो दैट दे लर्न. तो उनको जो है दे डिड नॉट, उनको लगा कि मे बी दैट इज वाई द ओनर हैज गॉट देम. और दूसरा था द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट. नाउ पोएट्स तो वहां थे लेकिन वो सारे तमिलियंस थे. तो वहां पर इंग्लिश पोएट का क्या काम? What an English poet will do, because English was a language but it was not understood by everyone. English was not a common language. और वहां पर जो मूवीज बनती भी थी उनमें इंग्लिश का जो यूज था वो हार्डली था. तो why an English poet has been called over there. एंड दूसरा क्या था कि वो जो इंग्लिश पोएट था ही जब वो आया था तो देयर वाज एम्पल अरेंजमेंट्स मेड. मतलब इतने अरेंजमेंट्स कभी किसी के लिए नहीं किए थे. द पेडस्टल फैंस वर फिट, द ऑडिट मतलब कि जो ऑडिटोरियम था उसको क्लीन किया गया. द एम्प्लॉयज वर आस्क्ड टू सिट ओवर देयर. उनको समझ नहीं आया कि इतनी तैयारी किसके लिए, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दिस मैन, बट दे वर नॉट एबल टू. अब वो जो इंसान आया था, he was, they did not know the name, they did not understand why he has come, और वो जो बोल रहा था वो भी किसी को ज्यादा समझ नहीं आ रहा था. कुछ कम्युनिज्म वगैरह के बारे में बोल रहा था, which at that time 50s 60s में कम्युनिज्म was coming up in areas like चाइना वगैरह में आपका आ रहा था. तो कुछ लोगों को ज्यादा समझ नहीं आ रहा था. इवन जो ओनर थे उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बोला. एनीवे दैट रिमेन्ड अ मिस्ट्री. उनके लिए वो एक मिस्ट्री ही रहा. बाद में थोड़े टाइम के बाद, मतलब उस राइटर के, सॉरी उस पोएट के आने के थोड़े दिन बाद, जो नरेटर था उन्होंने देखा कि देयर वाज अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जिसमें उस एडिटर, उस इंसान का नाम था जो किसी न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे, एंड ही हैड आस्क्ड फॉर सम क्रिएटिव आइडियाज. नरेटर ने भेजा था बट नॉट वेरी, मतलब बहुत प्रोमिनेंट नहीं था तो ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया. ऐसे करके द जेमिनी स्टूडियोज के अंदर देयर वाज दिस काइंड ऑफ. नाउ आफ्टर इयर्स, जब
जो नरेटर थे हमारे, दैट इज अशोकमित्रन, ही रिटायर्ड। अब उनके पास जो है ना ज्यादा पैसे होते थे बट टाइम बहुत था, तो ही वुड स्ट्रॉल डाउन, वो इधर उधर घूमते थे, और ऐसे ही स्ट्रॉल करते हुए ही हैड कम टू वन ऑफ द, मतलब जो आपके पेवमेंट में बुक्स होते हैं वहां पर उनको एक बुक मिली जो उनको अच्छी लगी, एंड द नेम ऑफ द बुक वाज द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड वाज अ बुक इन विच देयर वर 6 essays, और आपके पेपर का ये वाला 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। द गॉड दैट फेल्ड वाज अ book which comprised of 6 essays, and they were all written by prominent figures, और उनमें से जो सेकंड essay था, that was where the writer was shocked, because ये वही इंसान था, Stephen Spender, who had come to Gemini studio and whose visit had been a mystery in the studio. और जब उसने उनके बारे में पढ़ा, उस ऐसे को पढ़ा, that spoke about communism and God that failed, यहां पर God is referred to the communism which failed, which could not take, वो उनको समझ आ गया that why he was called somewhere or the other, जो बॉस थे एस एस वासन, he was favoring that and that is why he had been invited. ये जो उनको फैक्चुअल ट्रुथ था, ये उनको बाद में पता लगा when he had retired. So that is the chapter Poets and Pancakes. It is taken from the book My Years with Boss, written by Asokamitran. The owner of Gemini Studio was S.S. Vasan. Second was Subbu, and this person was a record keeper जिन्होंने ये बुक लिखी थी, जिन्होंने वहां पर फिल्म मेकिंग के बारे में जो अलग अलग पहलू हैं, एक पेपर में क्वेश्चन था इसलिए आई एम यूजिंग दिस वन, कि film making is not an easy process, and there are so many aspects like makeup department, legal department, directors, creative directors, then आपके people who come over to evaluate their creativity as poets, वो लोग, ऐसे कई लोग होते हैं, and this is a very tedious long procedure, और अभी तो we have lots of हमारे पास sophisticated instrument and there are so many things which makes things easier, yet it's a very big task. तो एक स्टूडियो के अंदर कौन कौन सी मेन चीजें थी ये इन्होंने बताया है। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो मतलब दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है कि जो आपका फिल्म मेकिंग होता है इट्स नॉट एन इजी जॉब, तो अशोकमित्रन ने किस एस्पेक्ट को लेकर, मतलब व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट ही हैज टेकन, तो उन्होंने जो है फिल्म मेकिंग के अंदर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकअप that he has, even though he has made that fiery misery करके जो यूज किया है वर्ड, fiery misery मतलब to change someone, to give problems to someone to make them look good, और sometimes it might be कि जो अच्छा दिख रहा उनको विलन बनाना है तो उनका लुक चेंज करना, तो मतलब मेकअप डिपार्टमेंट का कितना काम होता है, and how many people are engaged in one movie making. It's not that ki we talk about the main artist, there are so many sub artists and sometimes even the office boy, even they have to work. ये एक पहलू है, ठीक है। सेकेंड इज द डायरेक्टर्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट लाइक कोत्तमंगल सुब्रमण्यम, those who give the ideas, those who write, those who even act, उनका। तीसरा आपका द लीगल डिपार्टमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल इश्यूज एंड द जनरल चिट चैट। तो अगर आपके पेपर में आता है तो आपको इनके इंपॉर्टेंस बताने, बाकी स्टीफन स्पेंडर वगैरह के बारे में नहीं बताना, और पेपर में ये आया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
right? So that is a chapter, Poets and Pancakes. Recently, I had the opportunity to visit certain places in Mumbai. And that, मतलब मुझे तब realize हुआ that it is not one artist or two artists. मतलब वैसे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इतना deep में. Means that if you go to a building, आपको एक बिल्डिंग में जाओगे और आप 10 मकान देखोगे, तो 10 में से 10 में कोई ना कोई रहता है जो कि एक्टर है, डायरेक्टर है. एंड इफ यू लुक एट देयर कंडीशंस, आप मानोगे ही नहीं. मतलब द वे दे आर लिविंग इन वन रूम शेयरिंग विद 4 people, but they are acting in movies. One of the girl whom I met was Steffi Patel. She is working in the Tamil movies and her name is Steffi Patel. ऐसे ही मैंने 2-3, मतलब देन आई केम टू नो दैट देर आर, मतलब वो लोग शूटिंग पे जाते हैं, 15-15 दिन बाहर रहते हैं. एंड देर इज अ बिग बिल्डिंग. हम लोगों ने वो भी देखा था. मतलब हम लोगों को एक्चुअली में उस जगह पे कुछ काम था, तो वी हैड गॉन ओवर देयर. व्हेन वी मेट पीपल, वी केम टू नो दैट वी नो अबाउट, वो वही बता रहे थे हम लोगों को, वहां पे जो लोग थे, कि आप लोगों को 4 वो जो मेन एक्टर्स होते हैं उनके बारे में पता होता. इट मे बी द मेन हीरो हीरोइंस, बट in a film making there are number of people who work. It's not one. Even एक story के अंदर भी वो एक, मतलब कि there was one girl who told me that she writes for the crime patrol. तो ऐसा नहीं है कि हर एपिसोड को वही लिखती है. Sometimes if another person is not available, वो लिखती है. तो there are number of people who are writing. There are number of people for one single story. There are number of people जो उसमें contribute करते हैं. सिमिलरली फॉर द मेकअप दे टोल्ड कि दिन का मेकअप होता है तो वो करते हैं, रात का होता है वो करते हैं, मेन हीरो को वो करते हैं, देन जो मतलब कि आउटडोर होता है वहां पर करते हैं, फिर जो मेन मुंह का मेकअप होता है वो एक करता है, दूसरी चीजों के लिए दूसरा करता है. सो फिल्म मेकिंग इज अ वेरी टीडियस, बट ऑफ कोर्स it is, that is why it is called as an industry. Now this I learned just 10 days back. Why it is called as an industry? Because it is giving employment to such a number of people, which I can't even count on fingers. And everyone has some work. Everyone has some work. सब काम काम करते हैं. One, मतलब कि one was there, I don't remember her name also. She was, मतलब कि she is giving the, जो सोशल मीडिया में जो करीना कपूर जिसपे वो देती है, आई थिंक जो गोल्ड का जो देती है, मालाबार का, आई थिंक शी इज गिविंग फॉर दैट. तो एक ही चीज के लिए 4 जने. तो फिल्म मेकिंग itself is a very tedious procedure. Yes, now we have the difference. क्या है? The difference is earlier we did not have this much of techniques, technology, makeup materials. We did not have this much of what we call as space. Now it is too sophisticated. But when we talk about this chapter, there are number of things that are मतलब कि they were there. तो अगर एक कंट्रास्ट आपके पेपर में आता है तो यू कैन यूज दीज आइडियाज. तो विद दिस 2 more chapters are now revised, Indigo and Poets and Pancakes. With this I think we have revised 6 chapters of your Flamingo. 2 chapters are remaining from this particular book, that is Interview and Going Places. With this, complete Flamingo will be revised, right?